आज हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आंसर हैं उनको पढ़ेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके हम आपको आंसर भी बताएंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई हमें सही आंसर है जो वो सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन ए है जब उसकी स्वतंत्रता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी जब उसकी निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न होता हो। ऑप्शन सी जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। ऑप्शन डी जब वह अधिनियम की 7वीं अनुसूची के अनुसार आपात्र हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जब वे एक ही पूर्वज यानी पुरखन के अलग अलग पतियों की संतान हो। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क्लोज 1 निम्नलिखित प्रावधान करती है। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए, दूसरा न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार, तीसरा तलाक के लिए आधार। इनमें से हमें कोई जो भी हो सही हो उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3, यानी न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार और दूसरा तलाक के लिए आधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है। तो जो मुस्लिम विधि है उसमें बातिल विवाह होता है, उसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए मुस्लिम विधि में जो बातिल विवाह है उसे कहा जाता है शून्य विवाह, यानी जो बातिल विवाह का अर्थ होता है वो है शून्य विवाह, जिसे वॉइड बोलते हैं। अगला प्रश्न है विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। देखिए विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सके उसे कहते हैं तलाक़े तफवीज़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी तलाक़े तफवीज़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1954। इन दोनों अधिनियम के तहत हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायी की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है। यानी जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें कौन से संशोधन के द्वारा जो संशोधन हुआ था उसमें बालिका को यानी लड़की को संपत्ति में अधिकार दिया गया था, वो है कौन से संशोधन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसी अधिनियम के अंतर्गत लड़की को संपत्ति में अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो है वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी संतान को या लड़की को गोद लेता है तो उसके बीच की जो आयु है उनमें अंतर क्या होना चाहिए, उम्र में कितना अंतर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15 वर्ष का। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है। इसमें जो PIL होती है जनहित याचिका, उसका पहला दर्ज मामला कौन सा माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून बनाम
बिहार राज्य। इसी केस को याद करके रखना है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ये जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है? तो जो PIL का जनक है उसे किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति PN भगवती। इसको याद करना है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो जो PIL है यानी जनहित याचिका है वो किसके विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजी पक्षकार के खिलाफ। आप निजी पक्षकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारणा नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। आप समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका नहीं लगा सकते हैं, उस पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णय किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? तो ये जो केस है वो है ऑप्शन ए के अंतर्गत। देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए के क्रैपक बनाम भारत संघ। इस जो केस है इसको भी याद करके रखना है। निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? तो जो सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून है उसको परिभाषित किसने किया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैड। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? तो जिसके लिए जो अवैध रूप से गलत तरीके से वकालत करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो दंड है वो क्या है, इसके लिए पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने तक की कैद। अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करते हैं तो उसके लिए जो सज़ा है वो 6 महीने तक की कैद बताई गई है। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? इसका जो सही आंसर है वो है धारा 49, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इनमें से जो गलत है हमें उसका चयन करना है। तो ये प्रश्न का आंसर आप दीजिए, हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आप।